कौन कौन से संकेत हैं जो हियरिंग लॉस से जुड़े हुए हैं? आपको सुनने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब कि आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। हियरिंग लॉस के साथ में कई बार कानों में आवाज़ें आने लगती हैं। क्या ये भी लेयर वाइज है हियरिंग लॉस? इट डजंट हैपन कि एक दिन के अंदर हियरिंग लॉस हो गया, इट विल हैपन ओवर ईयर्स। अगर डिवाइस के लिए बोल दिया गया है तो एक बाहर की डिवाइस लगती है, एक अंदर की डिवाइस लगती है। हियरिंग नर्व होती है, एट्थ नर्व, जो सेंसेशन को, हियरिंग सेंसेशन को कान से दिमाग तक ले जाती है। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में हमें हियरिंग एड से ही फायदा हो सकता है। रूल क्या कहता है? क्या कोई ऐसा रूल है कि आप इस डेसिबल से ज्यादा ना सुने, नहीं तो खतरा हो सकता है? कि आपको 60 मिनट से ज़्यादा ईयरफोन्स यूज़ नहीं करना है पर डे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल हेल्थ पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर तरफ शोर है। सड़कों पर हॉर्न, एयरफोन में तेज म्यूजिक, मोबाइल पर घंटों बातचीत, और इसी शोर में कहीं हमारी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन कितना सुनना पा रहे हैं और कितना सुनना चाह रहे हैं, ये सवाल सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि मेडिकल भी बन चुका है। ध्यान से सुनिएगा, WHO की रिपोर्ट ही कहती है कि साल 2050 तक दुनिया में लगभग 2.5 अरब लोग किसी न किसी स्तर पर हियरिंग लॉस की समस्या से जूझ रहे होंगे और करीब 70 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन्हें बिना किसी हियरिंग डिवाइस के सुनना मुश्किल होगा। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करेंगे, जैसे कि हियरिंग लॉस, मेनियर्स डिजीज, सेंसोरो-न्यूरल हियरिंग लॉस और उन आदतों की जो हमें धीरे धीरे बहरेपन की ओर ले जा रही हैं। और इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। देश के जाने माने ENT विशेषज्ञ हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट और HOD हैं ENT डिपार्टमेंट के, और साथ ही साथ डायरेक्टर और प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रवि मेहर है। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। नमस्कार। और डॉक्टर रवि मेहर के बारे में मैं आपको बताऊं तो 1992 से ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के साथ छात्र के तौर पर इन्होंने वहाँ से MBBS करी, जिसके बाद 2000 के बाद इन्होंने ENT डिपार्टमेंट के साथ ये जुड़े। और आज जब साल 2026 है तो ऐसे लाखों लोग जो हियरिंग समस्या से जूझ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बेहतर उपाय इन्होंने बताए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर मेहर के साथ। डॉक्टर रवि मेहर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि कभी कभी हमको महसूस होता है कि थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। ये नॉर्मल हियरिंग और हियरिंग लॉस में आखिरकार फ़र्क क्या होता है? तो कम सुनाई देना भी एक इनिशियल स्टेज हो सकता है हियरिंग लॉस का, और आपको अगर महसूस हो रहा है कि मुझे कम सुनाई दे रहा है तो इसकी डेफिनेटली जांच करानी चाहिए। आप घर बैठे इसको एक ऐप के थ्रू इसकी चेक कर सकते हैं कि आपकी हियरिंग लॉस नॉर्मल है या नहीं है। इस ऐप का नाम है WHO हियर ऐप। ये मोबाइल फ़ोन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी हियरिंग चेक कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको फ़ोन के साथ अपने ईयरफोन्स को अटैच करना है और ईयरफोन से आपको एक आवाज़ आएगी, उसको सुनना है, और वो आवाज़ कितनी देर तक आ रही है उसके हिसाब से आप अपनी हियरिंग असेसमेंट कर सकते हैं। अगर ये ऐप आपको बताता है कि भाई आपकी हियरिंग लॉस है, सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस है, तो डेफिनेटली इसकी और जानकारी और जांच कराने के लिए आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, ENT स्पेशलिस्ट के पास कब जाना चाहिए तो हम आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन आखिरकार कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो हमें ये पता चल जाए पहले ही, जिससे जो ये कम सुनाई दे रहा है और फिर ज़्यादा बढ़ती जाती है ये दिक्कत? ऐसा कौन कौन से संकेत हैं जो हियरिंग लॉस से जुड़े हुए हैं? ओके, सो अगर जैसे आप घर में या अपने ऑफिस में बात करने में आपको मुश्किल हो रही है, आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब कि आपको हियरिंग लॉस हो सकता है। और एक सिम्टम होता है हियरिंग लॉस के साथ में, कई बार कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, उसको हम टिनाइटस कहते हैं। तो टिनाइटस इज़ ऑल्सो अर्ली जो हियरिंग लॉस का एक संकेत हो सकता है। अगर आपको हियरिंग लॉस हो रहा है और साथ में टिनाइटस है तो इसका मतलब कि डेफिनेटली हियरिंग लॉस है और आपको किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके जांच करानी चाहिए। बिल्कुल, ये तो कुछ हो गए ऐसे संकेत जो बड़े ज़रूरी हैं अगर आपके रोज़मर्रा के जीवन में आ रहे हैं। लेकिन लाइफ़स्टाइल, डॉक्टर साहब, आप मानते हैं कि बहुत बड़ा कारण आजकल बन चुका है? सड़कों पे निकलेंगे तो लगातार हॉर्न की आवाज़ें हमको सुनाई देंगी, ध्वनि प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है। पास की किसी बिल्डिंग में अगर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ कुछ ना कुछ एक शोर सुनाई दे रहा है। फिर हम घर आएँगे, घर आने के बाद हम बिंज वॉचिंग करेंगे, या तो हम टीवी पे तेज़ आवाज़ में सुनेंगे, या फिर कानों में ईयरफोन्स लगा के जिम चले जाएंगे या फिर जिम में करेंगे। क्या ये कुछ लाइफस्टाइल के कारण हैं जो आपको लगता है कहीं ना कहीं हियरिंग को लेकर एक बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। जो हमारी लाइफस्टाइल आज की डेट में है, हम लोग चारों तरफ शोर से प्रभावित हैं, और हमारे आसपास में इतना शोर है कि उसकी वजह से कान में सुनने की क्षमता हमारी कम हो रही है। एज़ पर WHO आज की डेट में
अराउंड 50% ऑफ यंग पॉपुलेशन, हमारे जो यंग नौजवान लोग हैं, वो हीयरिंग लॉस डेवलपमेंट के रिस्क पे हैं। और अगर वो अपने तेज़ आवाज़ में गाने सुनना, म्यूज़िक सुनना और शोर से अगर नहीं बचेंगे तो आगे चल के उनको हीयरिंग लॉस हो सकता है और उसकी वजह से उनको हीयरिंग एड की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये एक ऑलमोस्ट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गया है आज की डेट में। और इसमें नए जो हमारे नौजवान लोग हैं वो ज़्यादा इससे प्रभावित हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नॉइज़ एनवायरनमेंट में और नॉइज़ी वातावरण में रहते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने बताया तेज़ आवाज़ सुनना और या फिर ईयरफोन्स हों या फिर स्पीकर्स हो, किसी भी तौर पर आप आवाज़ अगर तेज़ सुन रहे हैं तो कितना बड़ा ये खतरा है कानों के लिए? ओके, सो तेज़ आवाज़ डेफिनेटली कानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब बहुत तेज़ आवाज़ में हम अगर म्यूज़िक या हम कुछ सुनते हैं तो उससे हमारे जो हेयर सेल्स होते हैं, कान के अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं, वो हेयर सेल डैमेज हो जाते हैं। अगर वो परमानेंटली डैमेज हो गए तो उससे परमानेंट हीयरिंग लॉस हो सकता है, राइट। सो अगर हमें अपने कानों को लंबे समय तक इस्तेमाल करना है तो हमें शोर से बचना चाहिए। जी। WHO के अकॉर्डिंगली अगर आप 85 डेसिबल से ज़्यादा वॉल्यूम पे अगर कुछ सुन रहे हैं और वो अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा डेली सुन रहे हैं तो आपका हीयरिंग लॉस पे रिस्क है और आपको हीयरिंग लॉस हो सकता है। ये हेयरिंग लॉस डॉक्टर साहब क्या ग्रेजुअल होता है या सडनली पता चलता है कि अब आपको सुनना कम हो गया? क्या ये भी लेयर वाइज है हेयरिंग लॉस? सो ये जो हीयरिंग लॉस होता है, नॉइज़ की वजह से जो हीयरिंग लॉस होता है वो ग्रेजुअल होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको हीयरिंग लॉस हो रहा है। एंड इट डजंट हैपन कि एक दिन के अंदर हीयरिंग लॉस हो गया। इट विल हैपन ओवर ईयर्स। वो 3 4 5 10 साल अगर आप लंबे समय तक म्यूज़िक सुन रहे हैं और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने सुन रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। और ये बहुत स्लोली और इतना ग्रेजुअली होता है कि जिस बंदे को ये हो रहा है उसको पता ही नहीं चलता। ही डजंट रियलाइज कि उसको हियरिंग लॉस हो रहा है और अल्टीमेटली 10 12 15 साल में उसको हियरिंग लॉस की समस्या होती है और फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ये जो हियरिंग लॉस नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस होता है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसमें अल्टीमेटली हमें हियरिंग एड्स की ही ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप अगर तेज़ आवाज़ लगातार सालों तक सुनते आ रहे हैं और अगर आपको हियरिंग लॉस की दिक्कत हो गई है तो वो रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल आखिरकार आपको एक हियरिंग एड या फिर कोई ना कोई मेडिकल एडवाइस चाहिए ही चाहिए। होगी। एक तरीका का और हियरिंग लॉस होता है, उसको हम कहते हैं सडन हियरिंग लॉस। जैसे कि आप दिवाली पे पटाखे चला रहे हैं और आपके कान के पास बहुत तेज पटाखा चल जाए तो उसकी वजह से सडन हियरिंग लॉस भी हो सकता है। उसको हम अकाउस्टिक ट्रॉमा कहते हैं। और उसमें ये होता है कि बहुत तेज आवाज़ की वजह से कान के जो अंदर के सेल्स होते हैं वो स्टन हो जाते हैं, वो सुन्न हो जाते हैं और उसकी वजह से हियरिंग लॉस होता है। स्पेशली जैसे अब कई बार बॉम्ब ब्लास्ट हो गया कहीं पे, तो वहाँ पे जो लोग हैं आसपास उन लोगों के कान पे इफेक्ट आ सकता है, बिकॉज बहुत तेज साउंड होती है। जी। उस बहुत तेज साउंड की वजह से हियरिंग लॉस हो जाता है। जी। तो दैट इज सडन ऑनसेट हियरिंग लॉस विच इज़ बिकॉज ऑफ नॉइज़। और एक जो मैंने आपको बताया नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस, जो बहुत धीरे धीरे होता है और उसमें बहुत तेज साउंड सुनने की वजह से होता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि 85 डेसिबल से ऊपर सुनना खतरे की खतरे घंटी की है। घंटी है, बिल्कुल। अब जब ये खतरे की घंटी है तो रूल क्या कहता है? क्या कोई ऐसा रूल है कि आप इस डेसिबल से ज़्यादा ना सुने, नहीं तो खतरा हो सकता है? तो ये इसको हम 60% रूल कहते हैं। 60% रूल का मतलब ये है कि आपका जो डिवाइस का वॉल्यूम है, जब आप फ़ोन पे सुन रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो 60% से ज़्यादा ना हो। जो मैक्सिमम वॉल्यूम से 60% ही रखना है अब आपको। डॉक्टर साहब, इसमें 2 चीज़ें हैं, या जो आपने ईयरफ़ोन्स लगा रखे हैं वो, या फिर जो आप स्पीकर से आवाज़ सुन रहे हैं वो? सो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से सुन रहे हैं, अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट डिवाइस से सुन रहे हैं, तो उसका जो वॉल्यूम 60% से ज़्यादा ना रखें। ठीक है। अगर आप स्पीकर से सुन रहे हैं तो उसका वॉल्यूम 60 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो आप कैसे नाप सकते हैं? वो अपने फ़ोन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसको हम साउंड लेवल मीटर कहते हैं। वो आपके एनवायरनमेंट में कितना नॉइज़ लेवल है वो बता सकता है। तो अगर आप स्पीकर से सुन रहे हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन 60 डेसिबल। और एक इसमें है कि आपको 60 मिनट से ज़्यादा ईयरफोन्स यूज़ नहीं करना है पर डे। राइट, तो 1 घंटे से ज़्यादा आप यूज़ ना करें। अगर आपको सुनना है लंबे समय के लिए सुनना है, या आप अगर कोई मीटिंग में हैं जो लंबे समय तक चल रही है, तो बीच में रेस्ट लेना ज़रूरी है। आप 1 घंटे लगातार सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए रेस्ट लें और फिर आप दोबारा से सुन सकते हैं। बिल्कुल। तो
इम्पॉर्टेंट है कि रेस्ट लें, बिकॉज अगर कॉन्टिन्यूसली सुनेंगे तो हियरिंग में अफेक्ट आ सकता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि उम्र के साथ इस दिक्कत को माना जाता था, लेकिन आजकल तो आप कह रहे हैं कि यंग पॉपुलेशन बहुत इफेक्ट हो रही है, खासकर बच्चे भी बड़े इफेक्ट हो रहे हैं। तो किस तरीके से ये एक कहें कि आपको ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन लगती थी पहले, लेकिन क्या ये उतनी कॉमन प्रॉब्लम है? सुनाई की जो दिक्कत है नॉइज़ की वजह से वो काफ़ी कॉमन हो रही है, और हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि नॉइज़ की वजह से हियरिंग लॉस हो रहा है। पहले ये हम नॉइज़ जो इंड्यूस हियरिंग लॉस सिर्फ हम ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड की तरह देखते थे, कि जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जैसे कपड़े मिल में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, या आप किसी फैक्ट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टील का काम हो रहा है, फर्नेसेस हैं जहाँ बहुत लाउड नॉइज़ है, या बॉयलर्स हैं, उनमें देखते थे, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता था उन लोगों में देखते थे। बट आज की डेट में हम नॉर्मल पॉपुलेशन में भी देख रहे हैं, बिकॉज हम लोग अपने कानों की देखभाल नहीं सही कर रहे हैं, और हम लोग बहुत तेज़ वॉल्यूम पे अपने म्यूज़िक डिवाइसेस को सुनते हैं। अब डॉक्टर साहब, नॉइज़ से भी आगे बढ़ते हैं। बहुत अलग अलग और फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं जो हियरिंग लॉस को पनपने में कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या पैदा करते हैं, जिसमें बहुत बड़े ज़्यादा फैक्टर्स इस तरीके से भी हैं कि हम अपने कानों की हाइजीन नहीं रखते, और या फिर हम इतनी हाइजीन रखने की कोशिश करते हैं कि हम गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कानों में खारिश हुई तो हमने ईयरबड डाल लिया, या फिर कोई और टूल पड़ा है तो उसको डाल लिया। ये कितनी बड़ा खतरा हो सकता है? हाँ, तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इससे कान में ट्रॉमा, कान में चोट लग सकती है, कान के पर्दे में भी चोट लग सकती है, कान का पर्दा फट भी सकता है, और कान में इन्फेक्शन का भी चांस बढ़ा देता है। तो अगर आपको कान में खुजली हो रही है तो डू नॉट यूज़ ईयरबड्स। इवन ईयरबड्स जो होते हैं वो कान के अंदर जब हम यूज़ करते हैं तो दे कैन कॉज ट्रॉमा, और दे जो कान की जो अंदर की स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, और ईयरबड से उसमें एब्रेजन हो सकता है, उसमें खरोंच लग सकती है, और उससे इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, कान में कोई नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए। लोगों की आदत होती है कि भाई पेंसिल या पेन, या कई बार कार की चाबी ले ली उन्होंने, कान खुजलाने लगे, तो उसकी वजह से भी कान के अंदर जो स्किन में ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन की वजह से फिर कान में दर्द और कान में मवाद आना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो कान में अगर आपको लगता है खुजली हो रही है तो बेटर ये है कि हम डॉक्टर के पास जाके कुछ दवाई ले लें। लुब्रिकेटिंग ईयर ड्रॉप्स आती हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कान की खुजली का मेन कारण जो होता है वो ड्राइनेस होता है, जी। और डर्मेटाइटिस, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, जिन लोगों को डैंड्रफ होता है उनको कान में खुजली के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसका इलाज करना चाहिए, डर्मेटाइटिस का इलाज करना चाहिए, और डॉक्टर से परामर्श करके दवाई लेनी चाहिए। जी। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोगों के कान में अगर दर्द होता है तो वो कान में लहसुन का तेल या अलग अलग दवाइयाँ डालने की कोशिश करते हैं, उससे भी कान में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, और हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए कान के अंदर जिससे कान को प्रॉब्लम हो। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने दो चीज़ों का जिक्र किया। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का जिक्र किया, वो था कान का मवाद होना, कान से डिस्चार्ज निकलना। कभी कभी कान से लगातार पानी निकलता है, या फिर कुछ सफ़ेद तरीके का पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। क्या ये भी कोई खतरा है, लगातार डिस्चार्ज होना? क्या ये फंगल इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे देश में काफ़ी लोग जो हैं कान के मवाद से ग्रसित हैं। इसमें पर्दे में छेद होके कान से मवाद आना शुरू हो जाता है। तो जो इन्फेक्शन होता है कान के मध्य पार्ट में होता है, वो इन्फेक्शन की वजह से कान के पर्दे में छेद हो जाता है, और वहाँ से मवाद आना शुरू हो जाता है। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जनरली ये बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखी जाती है, और जो डिस्चार्ज की वजह से कान में प्रॉब्लम होती है उसमें कान के अंदर पर्दे में छेद हो सकता है, और कान के अंदर जो छोटी हड्डियां होती हैं उसमें गलन हो सकती है, और उसकी वजह से सुनाई में भी दिक्कत हो सकती है, और बार बार कान से मवाद आ सकता है। ये जनरली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बट कई बार फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जनरली ये पेशेंट्स को हमें ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए, और उन पेशेंट्स का इलाज कराना चाहिए। इलाज में जनरल ऑपरेशन जो है उससे हम पर्दे का जो छेद है उसको हम बंद कर सकते हैं, और जिन मरीजों में कान की हड्डियां गल रही हैं उन पेशेंट्स में हमें ऑपरेशन करके जितनी भी गली हड्डी है उसको निकालना पड़ता है, और नया पर्दा लगाना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स को हम ऑपरेशन के थ्रू बहुत अच्छा इलाज दे सकते हैं, और उनकी सुनाई की दिक्कत को भी कम कर सकते हैं, और जो मवाद की जो दिक्कत है वो भी परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। जी। तो एक तो ये बात हुई, इसके साथ-साथ हमने ये भी देखा है कि लाइफ़स्टाइल में और भी कई फैक्टर्स हैं, जिसको हम कभी न कभी नज़रअंदाज करें। क्या कोई ऐसे लाइफ़स्टाइल में और ऐसे इश्यूज़ हैं, जो हमें ध्यान में नहीं रहते, लेकिन हमारी ईयर हाइजीन के लिए बड़ा ज़रूरी है?
हाँ, तो जैसे कि कई बार हमारे कानों में मैल जम जाता है, जो ईयर वैक्स विच इज़ वेरी कॉमन, और ये नॉर्मल फिनोमेना होता है, हर कान के अंदर थोड़ा बहुत वैक्स बनता है। बट अगर वो वैक्स अपने आप बाहर नहीं निकल रहा और वो कान के अंदर इकट्ठा होता जाएगा, तो उसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। दूसरा, लोगों की आदत होती है कान के मैल को साफ़ करने की, एंड वो क्या करते हैं, वो ईयरबड्स यूज़ करते हैं। जी। तो ईयरबड से क्या होता है, जो कान का जो मैल है वो और अंदर चला जाता है, वो बाहर नहीं निकलता। सो ईयरबड्स जो हैं वो डेंजरस होते हैं, इसकी वजह से कान के अंदर इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दूसरा, जो वैक्स है वो और अंदर चला जाता है, उसको निकालना और मुश्किल हो जाता है। तो अगर किसी को कान के अंदर मैल की दिक्कत है और कान से सुनाई में दिक्कत हो रही है, तो उसको ईएनटी सर्जन के पास जाना चाहिए, और वो मशीन से या सक्शन करके उस मैल को बाहर निकाल सकते हैं, और उससे आपकी कान का सुनाई बेटर हो सकता है। जी, डॉक्टर साहब इसके साथ अगर बच्चों की बात करें, कई ऐसे हियरिंग लॉस होते हैं जो जन्मजात होते हैं, तो क्या इसमें कोई प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी समस्या हो जाती है जिस वजह से जन्मजात बहरापन आ सकता है, और क्या इसका कोई इलाज है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जन्म से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, और इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। अगर प्रेग्नेंट मदर को इन्फेक्शन होता है, उनको हम टॉर्च इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, हर्पीज़। सो अगर ऐसे कोई इन्फेक्शन, जो बुखार वाले इन्फेक्शन होते हैं, उसकी वजह से कान के अंदर सुनने की जो शक्ति है वो बच्चे की, वो अफेक्ट हो सकती है। और ये तब होता है जब कान बन रहा होता है, राइट? तो उसकी वजह से पेशेंट को, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके जो कान के अंदर की जो बनावट है वो अगर नॉर्मल नहीं है, तो उसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। और कई बार जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं जिनकी वजह से बच्चे को हियरिंग लॉस हो सकता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनको जन्म से हियरिंग लॉस है, वो क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उनको बोलने में भी दिक्कत होती है। बच्चा बोलना तभी सीखता है जब वो अच्छे से सुनेगा। अगर बच्चा सुनता ही नहीं है, तो वो बहरे के साथ गूंगा भी हो जाता है, तो वो जी। बोलना भी नहीं सीख पाता। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चे को। ऐसे बच्चों का हम डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्नोसिस देर से करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा बोलना नहीं सीख पाएगा। इसलिए हमें इसकी जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करना होता है। और आज की डेट में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, हम उनका हियरिंग असेसमेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ करते हैं। बिफोर डिस्चार्ज, हॉस्पिटल से हम डिस्चार्ज से पहले हम बच्चे का हियरिंग चेक करते हैं, और इसको हम न्यूनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग कहते हैं। और उसकी वजह से हम बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको जन्म से हियरिंग की प्रॉब्लम है, उनका अर्ली डायग्नोसिस करके हम उनको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, उनका हम सर्जरी कर सकते हैं, उनको उनकी सुनने की शक्ति को हम दोबारा नॉर्मल कर सकते हैं। इसके लिए हम हियरिंग एड भी यूज़ करते हैं कई बार, और कई बार हमें कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। जी। जिन बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट आप सही समय पे कर दें, साल भर के अंदर अंदर हम कॉक्लियर इम्प्लांट कर दें, तो ऐसे बच्चे नॉर्मल बच्चे की तरह सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, और नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल भी जा सकते हैं, एंड वो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। जी, आजकल डॉक्टर साहब, क्योंकि शुरुआत में हमने बात की कि एक मीनियर्स डिजीज़ है, ये क्या है और क्या ये हियरिंग लॉस से संबंधित है? हाँ, मीनियर्स डिजीज़ भी एक हियरिंग लॉस का कारण हो सकता है। मीनियर्स डिजीज़ में बेसिकली कान के अंदर जो फ्लूइड होता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो कान के अंदर फ्लूइड जो होता है वो बेसिकली सुनने में हमारी मदद करता है। वो फ्लूइड मूवमेंट की वजह से हमें सुनाई देता है। जी। तो अगर फ्लूइड में प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से कई बार जो हेयर सेल्स हैं उनमें प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से हेयर सेल डीजनरेट हो सकते हैं, उनका हियरिंग लॉस हो सकता है। सो जनरली मीनियर्स डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं, उनको चक्कर आने का प्रॉब्लम होता है, हियरिंग लॉस होता है, और साथ में टिनाइटस भी होता है, उनको कानों में आवाज़ें आती हैं। तो ऐसे रिपीटेड अगर अटैक्स होंगे मीनियर्स डिजीज़ के, तो अल्टीमेटली पेशेंट को हियरिंग लॉस होता है, और वो अल्टीमेटली बहरा भी हो सकता है। इसके साथ डॉक्टर साहब एक सेंसोरो-न्यूरल डिजीज़ है। हाल ही में हमने देखा कि प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को इस डिज़ीज़ से जूझना पड़ा। अचानक वो फ्लाइट पे जा रही थी, और जैसे ही वो फ्लाइट से नीचे उतरी, उनको कहीं सुनना बंद हो गया। तो ये क्या है सेंसोरो-न्यूरल डिज़ीज़, और कैसे ये हियरिंग लॉस से जुड़ी हुई है? सो ये एक सडन सेंसिटिव हियरिंग लॉस कंडीशन होती है, जिसमें कि पेशेंट को सडनली हियरिंग लॉस हो जाता है। और जो हियरिंग लॉस जो होता है, ये विद इन 3 डेज 30 डेसिबल से ज़्यादा हियरिंग लॉस होता है, राइट? तो ये डेफिनेशन है सडन सेंसिटिव हियरिंग लॉस की। और इसमें पेशेंट को अचानक से हियरिंग लॉस होगा, उसको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को एक कान से बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा,
और ये एक तरीका की इमरजेंसी है, एक तरह की ईयर की इमरजेंसी है। और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को इस कान से सडनली सुनना बंद हो गया है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका डायग्नोसिस कंफर्म करके हमें तुरंत इलाज शुरू करना चाहिए। इस कंडीशन में जितना जल्दी हम इलाज शुरू करेंगे, उतना अधिक चांस है कि पेशेंट की हियरिंग नॉर्मल हो सकती है। राइट। राइट। सो इस कंडीशन में हम कुछ दवाइयाँ देते हैं और कई बार हमें ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। जी, डॉक्टर साहब, क्योंकि अब पॉडकास्ट अंतिम स्टेज पर है, तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि अब जब हियरिंग लॉस हो गया है, तो और अगर डिवाइस के लिए बोल दिया गया है, तो कई लोगों को एक रहता है कि एक बाहर की डिवाइस लगती है, एक अंदर की डिवाइस लगती है, और जो आपने कॉक्लियर इम्प्लांट की बात करी, ये सब कौन कैसे ऑप्शंस हैं जो हियरिंग लॉस से की समस्या से कहीं न कहीं उभरने में साथ देते हैं? सो हियरिंग लॉस दो तरीके के होते हैं, एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरा जैसे आपने बताया सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब ये है कि कान के अंदर आवाज़ जाने में दिक्कत है, कंडक्शन में दिक्कत है। तो ऐसे हियरिंग लॉस को हम कई बार ऑपरेशन से, पर्दा में अगर छेद है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, हड्डियों में अगर प्रॉब्लम है कान की तो उसको हम सर्जिकली ठीक कर सकते हैं। बट अगर किसी को सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस है, जिसमें कि जो हियरिंग नर्व होती है, एट्थ नर्व, जो सेंसेशन को, हियरिंग सेंसेशन को कान से दिमाग तक ले जाती है, अगर जी। उसमें प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में हमें हियरिंग एड से ही फ़ायदा हो सकता है। तो हियरिंग एड आपने जैसे बताया बहुत तरीके की होती हैं, कुछ कान के अंदर फिट हो जाती हैं और कुछ कान के बाहर होती हैं। हुँ। तो हियरिंग एड के साथ थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। अगर कोई किसी को कम दिखाई दे रहा है तो चश्मा पहन लेता है, तो हम चश्मा पहन के ले कहते हैं कि भाई बहुत स्मार्ट लग रहे हो और बहुत अच्छे दिखने में लग रहे हो, यू आर इंटेलेक्चुअल। और चश्मे को हम इंटेलिजेंस से कंपेयर करते हैं। बट अगर कोई हियरिंग एड लगा लेता है तो हम कहते हैं कि बहरा है। तो ये एक सोशल स्टिग्मा थोड़ा सा अटैच्ड है, जिसे कि हमें ख़त्म करना चाहिए। हियरिंग एड लगाने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू शुड यूज़ ए हियरिंग एड। और तरह तरह की हियरिंग एड आती हैं, छोटी हियरिंग एड्स भी होती हैं जो कान के अंदर फिट हो जाती हैं, जिसको कि हम इन द कैनाल हियरिंग एड कहते हैं। और इसका फ़ायदा बस यही है कि वो दिखाई नहीं देती है, बट काम दोनों एक जैसे ही करती हैं। जो बाहर की हियरिंग एड होती है और जो अंदर की हियरिंग एड, दोनों में काम करने में कोई फ़र्क नहीं होता है। सर, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एआई में लगातार नई-नई अपडेट्स हो रही हैं, और अगर ईयर हेल्थ से जुड़ी बात की जाए तो उसमें भी एआई एंटर कर चुका है। जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, क्या उनके लिए कहीं न कहीं जो एआई में न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो हेल्पफुल होंगी? डेफिनेटली एआई, आज की डेट में हम एआई से जो कान के पर्दे की पिक्चर है, वो हम एआई से डायग्नोस कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई दूर दराज के इलाके में किसी पेशेंट को कान के पर्दे की प्रॉब्लम है या कान के सुनने की दिक्कत है, तो हम उसका पिक्चर लेके एआई में अपलोड करके उसका डायग्नोसिस बता सकते हैं। और उससे ये पता कर सकते हैं कि भाई इस मरीज को अच्छे ईएनटी सर्जन की ज़रूरत है या नहीं है। और उसके हिसाब से हम उसको डायग्नोस करके हम जी। उसको अर्ली रेफरल कर सकते हैं। हुँ। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिनको हियरिंग लॉस हो गया, उनके माइंड में एक सवाल हमेशा से रहता है कि क्या ये हियरिंग लॉस रिवर्सिबल है? एक बार अगर आपको कानों में सुनने की क्षमता कम हो गई है, तो क्या वो वापस आ सकती है? तो जैसे मैंने बताया कि दो तरह के हियरिंग लॉस होते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस। अगर इनर ईयर के अंदर जो हेयर सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो वो परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाएगा, वो रिवर्सिबल नहीं है। हुँ। अगर किसी मरीज में कान के पर्दे में छेद है, तो हम उसको रिपेयर करके उसको ठीक कर सकते हैं और वो हियरिंग लॉस रिवर्सिबल हो सकता है। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस का हमारे पास इलाज है। बट अगर किसी को सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस है, जिसमें कि कान की नस कमज़ोर हो गई है, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। उसके लिए हमें हियरिंग एड ही लेना पड़ेगा। या अगर बहुत ज़्यादा हियरिंग लॉस है, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस जो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आज की डेट में हमारे पास कॉक्लियर इम्प्लांट है। कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो डायरेक्टली नर्व को स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से कान में सुनने की क्षमता नॉर्मल हो जाती है। आखिरी में जाते-जाते डॉक्टर साहब 5 ऐसी चीज़ें बता दीजिए जो आपकी ईयर हेल्थ के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। ख़ासकर हमने देखा है कि डायबिटीज़ और बीपी के जो पेशेंट्स हैं, उनमें हियरिंग लॉस का खतरा बढ़ जाता है, और आम लोगों के लिए भी कौन-सी ऐसी 5 ऐसी चीज़ें आप बताएँगे जो कानों की सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है? तो पहले तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की बात कर लें। जिन लोगों को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है और वो अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, उन पेशेंट्स में हियरिंग लॉस जल्दी आ सकता है। नॉर्मली जो है एज रिलेटेड हियरिंग लॉस जो है 60 से 65 साल के बीच में आता है। बट अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ऐसे पेशेंट्स में हियरिंग लॉस और जल्दी आ सकता है। एज रिलेटेड हियरिंग लॉस हो सकता है कि वो
50 साल या 55 साल में ही आ जाए, और इसको हम अर्ली ऑनसेट प्रेस्बाइक्यूसिस कहते हैं। जी। दूसरा आपने बताया 5 चीज़ें जो कि लोगों को करनी चाहिए। एक तो कान के अंदर कोई भी चीज़ ना डालें। जी। कान के अंदर कोई नुकीली चीज़ें नहीं डालें जिसकी वजह से कान में चोट लग सकती है, कान में इन्फेक्शन हो सकता है। कान के अंदर जो नॉर्मल तेल या कोई ऐसी चीज़ ना डालें जिसकी वजह से कान के पर्दे को का नुकसान हो सकता है। जी। कान के अंदर अगर वैक्स जमा हो रहा है तो ईयरबड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। ईयरबड्स अगेन जो है कान के जो मैल को और अंदर धकेल सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि कान को असर करती हैं और उनको हम ओटोटॉक्सिक मेडिसिन कहते हैं। जनरली जो मेडिसिन जैसे दर्द की मेडिसिन हैं और नॉर्मल काफ़ी सारी मेडिसिन जो हैं वो खाली बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इफ़ेक्ट करती हैं और वो कान को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ओटोटॉक्सिसिटी भी एक बड़ा कारण है कान की हियरिंग लॉस का। चौथा, मैं ये बोलना चाहूँगा कि म्यूज़िक और जो शोर से बचें। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो स्पीकर के पास ना खड़े रहें, और अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो बहुत कम वॉल्यूम में सुने म्यूज़िक। दूसरा, ट्रेन में या मेट्रो में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तब आप ईयरफोन से म्यूज़िक ना सुने, बिकॉज वहाँ पे एम्बियंट नॉइज़ जो है मेट्रो के अंदर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर एम्बियंट नॉइज़ ही बहुत ज़्यादा होता है, जो अराउंड 70-80 डेसिबल होता है। तो अगर आप उस एनवायरनमेंट में ईयर प्लग से अगर आप म्यूज़िक सुनेंगे तो आपको म्यूज़िक को बहुत वॉल्यूम में, तेज़ वॉल्यूम में सुनना पड़ेगा, उससे आपके कान को खतरा हो सकता है। इसलिए अगर आपको म्यूज़िक सुनना है या आपको बातचीत करनी है, फ़ोन पे बात करनी है, तो घर में शांत वातावरण में यूज़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेहर टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कानों की सेहत से जुड़ी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कानों में लगातार गूंजती आवाजें, तेज म्यूजिक, लंबे समय तक ईयरफोन्स, ट्रैफिक का शोर और सिम्टम्स को छोटी बात समझकर टाल देना, ये सब धीरे धीरे हमारी सुनने की दुनिया को कमजोर कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब सुनने की क्षमता कम होती है ना, तो सिर्फ आवाजें नहीं छूटती, रिश्तों की बातें, अपनों की आवाज और जिंदगी की कई खूबसूरत ध्वनियां भी दूर होने लगती हैं। इसलिए अपने कानों का ख्याल रखिए, समय समय पर जांच कराइए और शरीर के इस बेहद ज़रूरी हिस्से को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।